और इस रिंग को घुमा रहे हैं अभी किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से, एंड ओमेगा इज 20 रेडियन पर सेकेंड। और ये सेंटर है, सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है 10 ओम का। तो इसमें करंट बताना कितना होगा, what the current will be passing through this external resistance। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सर जो रेजिस्टेंस दिया है बीच वाले रॉड की है, हाँ 20 ओम इसकी है, और जो रिंग है ये कंडक्टिंग है, परफेक्टली कंडक्टिंग है, रिंग का रेजिस्टेंस 0 है, और जो 20 ओम रेजिस्टेंस है ये इस रॉड का रेजिस्टेंस है। सर मतलब ये एम्पीयर अभी के ऑप्शन तो ये है 4 में से, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। आपने पहले तो नहीं करा होगा? नहीं सर। आंसर तो ठीक है, कैसे किया? सर पहले इसकी की निकाली हाफ वी ओमेगा आर स्क्वायर से, फिर जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो 10 हो जाएगी। 10 नहीं सर, इंटरनल 5 होगी। फिर कैसे आंसर आ गया? देखो अगर ये पॉइंट ओ ले लो आप, ठीक है, ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, तो जब ये ऐसे घूमेगी तो यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी ओ ए में, वो किस तरफ आएगी ईएमएफ? कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ ले लो तो वेलोसिटी ऊपर होगी, तो वी क्रॉस बी किस तरफ आएगा? वी क्रॉस बी इस तरफ आएगा ए की तरफ, तो फिर ये ऐसे होगी इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ ई सपोज, और ई की वैल्यू क्या होगी? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। कितना आएगा ये? आर का स्क्वायर आएगा 1/100, 0.1 का स्क्वायर, तो 5 वोल्ट आ गई है। फिर आप इसको इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसे बना सकते हो, जैसे अगर आप यहाँ पे ले लो पॉइंट ओ, यहाँ पे ए ले लो, सॉरी ओ, तो ओ और ए के बीच में एक ये बैटरी है ईएमएफ ई की। अच्छा, व्हाट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट ऑफ द रोड? पूरे का 20 ओम है, तो फिर आधी रोड का कितना होगा? 10 ओम। वो हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस टाइप मान सकते हैं। फिर ऐसे ही ओ और बी के बीच में, तो यहाँ पॉइंट बी ले लो अगर, तो ओ और बी के बीच में भी ये वाली बैटरी होगी जिसका ईएमएफ ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका भी 10 ओम होगा। और फिर ओ और ए के बीच में ये रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस है, या ओ और बी के, ये पॉइंट हम ए भी कह सकते हैं, बी भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरे का तो रेजिस्टेंस है ही नहीं कुछ। तो 10 ओम हो गया। तो अब यहाँ पे करंट बताना है, तो ये वो बन जाएगा ना भाई कि दो बैटरी पैरेलल में है, तो ईएमएफ सेम ही रहेगी 5 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा?
10 और 10 पैरेलल में तो 5 हो जाएगा, 5 और 10 15 हो गया, तो करंट आ जाएगा फिर EMF अपॉन रेजिस्टेंस, तो 5 अपॉन 15 क्या आएगा अभी 1/3। ठीक है, और बताओ भी और कुछ इसमें। तो अभी क्वेश्चन ये है कि एक, तो अगेन ये पैरेलल रेल्स हैं, दो मेटालिक रेल्स, और एक ये स्लाइडर है विच कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, इसकी लेंथ सपोज L है, और यहाँ पे एक हमने बैटरी कनेक्ट कर दी EMF E की, और एक रेजिस्टेंस कैपिटल R, और एक ये स्विच ऐसे, और पूरा सिस्टम किसी मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है, B है क्रॉस डायरेक्शन में। तो ये दिया हुआ है, ठीक है। मास ऑफ दिस कंडक्टर इज स्लाइडर इज M, तो हमने t=0 पे स्विच क्लोज कर दिया अभी, at t=0 switch is closed। तो इसकी लेंथ रेजिस्टेंस के कुछ इसका रेजिस्टेंस नहीं है कोई, स्लाइडर का नहीं है कोई रेजिस्टेंस, बस रेजिस्टेंस यही है R जो भी है सर्किट का। तो फिर क्या होगा इसके बाद ये आपने बताना है। at t=0 switch is closed, तो डिस्क्राइब व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ठीक है। तो डिस्क्राइब सब्सिक्वेंटली व्हाट विल हैपन। ये क्वेश्चन है। मतलब किसी टाइम पर क्या वेलोसिटी होगी इसकी, क्या एक्सेलरेशन होगी, क्या होगा फाइनली। सर सर इसमें पहले तो यूजुअली स्ट्राइकर इधर मूव करने लग जाएगा। तो देखो जैसे ही स्विच बंद करेंगे करंट फ्लो तो क्या होगा, करंट फ्लो करने लग जाएगा ना। अपोजिट डायरेक्शन, मान लो स्विच बंद कर दिया, तो इसमें इस तरफ करंट फ्लो करने लग जाएगा, और जब इस तरफ करंट फ्लो करेगा तो फिर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स आएगा इस तरफ, ILB। कितना फोर्स आएगा, ILB। और जब इस तरफ फोर्स आएगा तो फिर ये इस तरफ मूव करने लग जाएगा। तो मान लो किसी टाइम ये स्लाइडर यहाँ पहुंच जाता है, डिस्टेंस x पे पहुंच जाता है शुरू से, उस टाइम इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, एक्सेलरेशन a, फोर्स F है यहाँ पे मान लो, तो फोर्स F है यहाँ पे मान लो इस पे, और करंट इसमें I है।
अच्छा, फिर वेलोसिटी की वजह से फिर इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आएगी और वो इस तरफ आएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ई की वैल्यू होगी बी वी इंटू एल, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ को अपोज ही करेगी, करनी भी चाहिए लेंस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फिर जो नेट करंट है इसमें आई वो कितना हो जाएगा, तो सर्किट की नेट ईएमएफ हो जाएगी ई माइनस ई अपॉन आर, तो ये होगा ई की वैल्यू पुट कर दो बी बी एल, तो फिर देखो इसमें क्या होगा कि अब इस पे फोर्स लगता जा रहा है, तो फोर्स लगता जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है भी। अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट कब तक फ्लो करेगा, जब तक स्मॉल ई की वैल्यू कैपिटल ई से कम होगी, ठीक है भी। अगर ई की वैल्यू ई से कम होगी तो करंट फ्लो करता जाएगा, करंट फ्लो करता जाएगा तो फोर्स लगता जाएगा, फोर्स लगता जाएगा तो फिर वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो फिर स्मॉल ई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, फिर एक टाइम आएगा जब स्मॉल ई कैपिटल ई के बराबर हो जाएगा। हाँ, ये बात समझ आ रही है। तो मतलब ड्यू टू फोर्स क्या होगा, ड्यू टू फोर्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो फिर ई की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, और एक टाइम आएगा जब स्मॉल ई की वैल्यू कैपिटल ई के बराबर हो जाएगी। तो एट सम टाइम स्मॉल ई बिकम्स इक्वल टू कैपिटल ई, तो उस टाइम पे करंट जीरो हो जाएगा, मतलब ई से ई कट जाएगा तो करंट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। करंट जीरो होगा तो फिर फोर्स भी जीरो हो जाएगा, और फोर्स जीरो होगा तो फिर क्या होगा, तो वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट, उसके बाद फिर वो उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी, एंड दैट वेलोसिटी मे बी नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो v becomes कांस्टेंट, रुकेगा नहीं, लेकिन उस टाइम जो वेलोसिटी अटेन हो गई होगी उस टाइम पे, उसके बाद फिर वो उसी वेलोसिटी से आगे चलता रहेगा, एंड व्हाट इज दैट वेलोसिटी, वो यहाँ से आ जाएगी e इक्वल टू ई की वैल्यू पुट कर दो, तो बी वी एल इक्वल टू ई, तो v कितना आ जाएगा यहाँ से, ई अपॉन बी एल, तो फिर ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी फाइनल जो होगी, तो ये होगा। समझ आ गई बात। तो फाइनली व्हाट विल हैपन, तो फाइनली इट विल ट्रेवल विद कांस्टेंट वेलोसिटी विच इज इक्वल टू ई अपॉन बी एल, बट उससे पहले किसी टाइम टी पे अगर वेलोसिटी निकालनी हो, वो कैसे निकालेंगे, अगर इससे पहले किसी टाइम टी पे निकालनी हो वेलोसिटी, इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कह सकते हैं अभी, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन होगी किसी टाइम पे फोर्स अपॉन मास, व्हाट इज एक्सेलरेशन एट एनी टाइम,
फोर्स अपॉन मास, फोर्स होगा ILB, और I की वैल्यू ये रख दो भी। और A को रख दो dV अपॉन dt। तो क्या आएगा, dV अपॉन dt इक्वल टू BL अपॉन MR। फिर V वाली टर्म नीचे ले आओ, और dt को ऊपर ले जाओ। And now integrating both sides, टाइम 0 से t और वेलोसिटी 0 से v। इसका इंटीग्रेशन आएगा log E माइनस BVL, लिमिट 0 से v तक, अपॉन माइनस BL भी आएगा इसमें। कोफिशिएंट ऑफ v क्या है यहाँ पे, माइनस BL, वो अपॉन में आएगा, उसको उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस B² L² अपॉन MR, और ये t हो जाएगा। तो पहले v को v पुट करोगे तो यही आ जाएगा, फिर माइनस लगा के v को 0 पुट करोगे तो log E आएगा। इसको टाउ मान लो भी, t अपॉन टाउ, तो वेयर व्हाट इज टाउ, MR अपॉन B² L²। फिर log A माइनस log B, फिर log को उधर ले जाओ तो ये e की पावर में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी E अपॉन BL और ये v मैक्सिमम वाली होगी वेलोसिटी, ये v मैक्सिमम है जो पीछे निकाली थी, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया, v इक्वल टू, इसको v0 मान लें अगर हम मैक्सिमम वाली को, ठीक है। और v की वैल्यू v0 कब बनेगी, जब t इन्फिनिटी होगा। किस टाइम पे बनेगी, मतलब जो ये टर्मिनल वेलोसिटी है ये किस टाइम पे अटेन होगी, अगर t को इन्फिनिटी पुट करो तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होगा और v की वैल्यू फिर v0 आएगी। सो दिस टर्मिनल वेलोसिटी विल बी अटेन्ड एट
इनफाइनाइट टाइम, यानी आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है, अभी समझ आ गई। फिर अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो v को dx अपॉन dt पुट कर दो, उसको फर्दर इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ठीक है, ये तो LR सर्किट, तो अभी एक ये सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर है L और एक रजिस्टर है और एक बैटरी और एक स्विच, और शुरू में स्विच ओपन है तो कोई करंट नहीं होगा सर्किट में, और फिर हमने क्या किया, t इक्वल टू 0 पे स्विच को बंद कर दिया तो इसमें करंट फ्लो करने लग जाएगा, और जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो फिर इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी जो इस करंट के ग्रोथ को अपोज करेगी। ठीक है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी एल डी आई अपॉन डी टी। वैसे माइनस होता है आगे, माइनस तब होता है जब हम पॉजिटिव साइन इधर माने और नेगेटिव इधर माने, जो आपको बताया था ना स्टैंडर्ड कन्वेंशन, क्या बताई थी भी आपको, अगर पॉजिटिव साइन इधर मानो नेगेटिव इधर मानो तब माइनस होता है यहाँ पे, लेकिन हमने उल्टा माना हुआ है तो फिर यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हमने इसमें बताना है भी करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा, क्या बताना है इसमें हमने, तो एक बार इतना बना लो ये वाला। हो गया, तो t इक्वल टू 0, देखो जैसे हम स्विच को बंद करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही करंट ग्रो करना चाहेगा तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी जो करंट के ग्रोथ को अपोज करेगी, तो करंट फिर 0 से बढ़ना स्टार्ट होगा, तो t इक्वल टू 0 पे करंट होगा 0, और किसी टाइम t पे हमने बताना है कितना करंट होगा। तो फिर हमने क्या किया, इक्वेशन लगा दी, किरचॉफ लॉ वाली इक्वेशन लगाते हैं ना, क्या होती है, जैसे ए से स्टार्ट करके वापस ए पर आ जाओ जैसे, तो क्या आएगा, वी ए माइनस ई माइनस आई आर प्लस कैपिटल ई इक्वल टू वी ए, तो वहाँ से ये रिलेशन होगी, या सीधा भी कह सकते हो, देखो भी आप इसको सीधे भी कह सकते हो ना, यहाँ से व्हाट इज नेट ईएमएफ ऑफ सर्किट, ई माइनस ई अपॉन रेजिस्टेंस कर दोगे तो करंट आ जाएगा, तो सेम रिलेशन है ये दोनों, ये वाली और ये वाली सेम ही, तो ऐसे भी कर सकते हो। खैर चलो, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। तो देखो शुरू में करंट 0 है सर्किट में, तो इसका मतलब ये है कि इनिशियली इंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, देखो शुरू में करंट 0 है ना, तो लिख लो लाइन है जी, इनिशियली इंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, यानी जिस ब्रांच में इंडक्टर लगा होगा उसमें करंट शुरू में
जीरो होगा, ठीक है। सो ब्रांच कंटेनिंग इंडक्टर will have zero current initially. Initially, inductor behaves like infinite resistance. फिर आगे भी ये वैल्यू पुट कर दी हमने ई की एल डी आई बाई डी टी। फिर बस आगे तो रीअरेंज किया हुआ है इसको, जैसे पिछला इंटीग्रेशन किया था हमने वैसे ही इंटीग्रेशन ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक। ये यहाँ तक नोट कर लो सारा। हाँ जी, समझ आ गई भाई। तो स्टडी स्टेट में क्या होगा, करंट हो जाएगा मैक्सिमम ई अपॉन आर। जैसे कि इंडक्टर है ही नहीं है सर्किट में, तो इंडक्टर बिहेव्स लाइक सिंपल कनेक्टिंग वायर जब करंट कांस्टेंट हो जाता है। तो शुरू में इंडक्टर बिहेव्स लाइक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस और आफ्टर लॉन्ग टाइम इट बिहेव्स लाइक सिंपल कनेक्टिंग, ठीक है। बाकी ये इसका ग्राफ है भी, इसका इस इक्वेशन का ये ग्राफ होगा। ये पहले भी किया था हमने ऐसा ग्राफ में, उसमें आरसी सर्किट में। उसका नहीं है रेजिस्टेंस कोई खुद का मान, ये मान के चल रहे हैं एंड में। स्टेडी स्टेट में इंडक्टर हटा के अगर सिंपल वैसे ही लगा दोगे तो करंट सेम ही रहेगा, ई अपन आर, ठीक है। हाँ, आइडियली मान के चल रहे हैं कि आइडियल इंडक्टर है वो। मतलब इंडक्टर का रोल तभी होता है जब करंट चेंज कर रहा हो। इधर इधर भी, हाँ जी, ठीक है। इंडक्टर अपना रोल तभी प्ले करता है जब उसमें करंट चेंज हो रहा हो, घट रहा हो, बढ़ रहा हो करंट। बिकॉज करंट अगर कांस्टेंट हो गया तो उसमें ईएमएफ जीरो हो जाती है। व्हाट इज ईएमएफ, एल डी आई अपॉन डी टी। तो डी आई अपॉन डी टी जीरो हो जाएगा। तो इंडक्टर है जो वो ईएमएफ इंड्यूस करके ही रेजिस्टेंस देता है बेसिकली, ठीक है। ये ग्राफ होएगा भी, शुरू में करंट जीरो है और इन्फिनिटी पे करंट आई नोट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अभी ये एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें इसको हम, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन थी, तो अगर dt से मल्टीप्लाई कर दो इसको दोनों तरफ तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। और फिर i से भी मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ तो ये आ जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई विद i dt both sides and then integrating both sides। तो ये आएगा वर्क डन बाय बैटरी। ये क्या है अभी, और ये है ये हाफ एल आई स्क्वायर आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। ये कितना आएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। और हाफ एल आई स्क्वायर होता है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, और ये हीट आएगी। मतलब क्या हुआ कि बैटरी ने जो भी वर्क किया उसका कुछ पार्ट हीट में चला गया, कुछ पार्ट इंडक्टर में आ गया, ठीक है। हाँ जी, हो गया भी नोट। वी क्या चीज है,
किसके अक्रॉस पोटेंशियल? नहीं तो V किसके अक्रॉस? V इंडक्टर के अक्रॉस या रेजिस्टेंस के अक्रॉस? नहीं, ऐसे नहीं होता ना। V तो किसी के अक्रॉस बोलोगे ना, V इसके अक्रॉस, V इतना इसके अक्रॉस। करंट तो चलो सेम होता है पूरे सर्किट में, ठीक है। इसके बाद अभी डीके ऑफ करंट। पहले था ग्रोथ ऑफ करंट, अब है डीके ऑफ करंट। तो डीके ऑफ करंट में क्या है कि मान लो ये है जैसे, हाँ जी लिखो जरा डीके ऑफ करंट। तो हाँ जी ये देखो, इसमें देखो ये है कि मान लो कोई ये एलआर सर्किट है जो स्टेडी स्टेट में है, तो स्टेडी स्टेट में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? सपोज आई नॉट, जिसकी वैल्यू होगी ई अपॉन आर। तो सपोज हमने बैटरी हटा दिया अचानक से यहाँ से और सीधा कनेक्ट कर दिया इसको, ऐसे भी टी इक्वल टू 0 पे बैटरी हटा दी और इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। तो शुरू में तो करंट आई नॉट है, बट बैटरी हटाने के बाद अब ये करंट कम होना चाहेगा क्योंकि बैटरी वाज मेंटेनिंग द करंट। तो बैटरी जब हट गई तो क्या होगा? करंट विल टेंड टू डिक्रीज। बट जैसे ही करंट डिक्रीज करना चाहेगा तो अगेन इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी जो करंट में डिक्रीज होने को रोकेगी। तो करंट फिर एकदम से डिक्रीज नहीं हो पाएगा, इट विल टेक सम टाइम फॉर द करंट टू बिकम जीरो। तो इसमें भी वही बताना है कि व्हाट विल बी करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो किसी टाइम टी पे करंट मान लो आई है और इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगी वो करंट को डिक्रीज होने से रोकेगी। तो अगर हम ऐसे एज्यूम करते हैं पोलैरिटी, तब ई की वैल्यू होगी प्लस एल डी आई अपॉन डी टी, और अगर इधर प्लस और इधर माइनस मानते हैं फिर माइनस एल डी आई बाई डी टी, जो जैसे मर्जी मान लो, ठीक है। और फिर से इक्वेशन लिखोगी, तो किसी टाइम टी पे करंट आई मान लो और इंड्यूस्ड ईएमएफ उस टाइम ई मान लो। तो ई की वैल्यू होगी एल डी आई अपॉन डी टी, और फिर वही इक्वेशन लगा दो पीछे वाली भी, ये वाली इक्वेशन। फर्क ये है कि अब यहाँ पर ईएमएफ नहीं है तो ई की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, फिगर सेम ही है पहले वाला, बस यहाँ पर ईएमएफ नहीं है ना उसमें। तो यहाँ पर ई 0 आ जाएगा, तो 0 इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी प्लस आई आर, ये इक्वेशन आ जाएगी। और फिर इसको आगे इंटीग्रेट कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो आसानी है। प्लस टू के टेस्ट में सर कौन से टॉपिक्स हैं? सिर्फ ग्रुपिंग वाले हैं कि कुछ किरचॉफ लॉ वाले हैं? किरचॉफ लॉ सर्किट वाले और ग्रुपिंग वाले बस, ठीक है। चल रहा है, आज भेज दूंगा तुम्हें। +1 वाला तो भेज दिया, +1 वाला जो पार्ट है। उसमें कितने क्वेश्चन को कैलोरीमेट्री किया और कितने थर्मोमेट्री किया? थर्मोमेट्री के तो 8-10 ही होंगे। सर और इसके 12th के कितने क्वेश्चन हैं? 15 डालेंगे।
तभी सर ने बोला कि सुनिए। अब ये समझा गई? प्लस वन का कब तक हो जाएगा? 15 फरवरी तक। 15 फरवरी तक। उनके तो एग्जाम ही है पहले। कुछ एक क्लासेस लगानी पड़ेंगी या तो एक्स्ट्रा। एग्जाम तो चलती रहते हैं कंसेप्ट उनका पास होना भी जरूरी है। नहीं उन्होंने जी अब ये समझा गई? ये ग्राफ होगा इसका भी करंट का, इन्फिनिटी पे जाके करंट जीरो होगा। टी को इन्फिनिटी रखोगे तो करंट जीरो आएगा। और जो इंडक्टर में एनर्जी थी शुरू में, कितनी एनर्जी थी इसमें? हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, वो सारी हीट में निकल जाएगी। तो अगर आप हीट निकालो इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी, आई की वैल्यू पुट करके सॉल्व करो तो किसके बराबर आना चाहिए? हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, किसके बराबर आना चाहिए? ठीक है। अभी कर लोगे? फिर एक ये क्वेश्चन देखो जरा। ये तो आपने कर लिया होंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा। पेज 5 सेम यही वाली खोली है, सेम जो आपको मिली है। ओके, तो इनिशियली क्या होगा अभी? इनिशियली इट विल बिहेव लाइक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो फिर इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा और सारा करंट नीचे से ही जाएगा। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 100 + 200, 300, तो करंट आएगा 3/300। और फिर तो क्या करंट आ जाएगा? 0.01 आ जाएगा भी। फिर इनिशियल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप इस पे आएगा 100 ओम पे, वही इस पे आएगा बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल। और इस पे आएगा 100 इंटू करंट 0.01, तो 1 वोल्ट आएगा। और क्या लिखा है फिर? फाइंड फाइनल करंट, मतलब स्टेडी स्टेट में है ना। तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा? इंडक्टर विल बिहेव लाइक सिंपल वायर, तो फिर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इसका और सारा करंट ऊपर से जाएगा। तो फिर रेजिस्टेंस हो जाएगा 200 ओम, व्हाट इज करंट? 3/200। ऐसे किया अभी? ठीक है। सेकंड देखो जैसे
अब a solenoid of resistance 50 ohm and inductance 80 Henry is connected to 200 volt battery. So how long will it take for the current to reach 50%? तो करंट का फार्मूला क्या होता है? I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो पूछ रहा है कि आई की वैल्यू 50% यानी आई नॉट बाई टू कब हो जाएगी? तो आई को पुट कर दो आई नॉट बाई टू, तो फिर इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो ये आ गया 1/2। इसका रेसिप्रोकल कर दो अगर, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी और ये 2 हो जाएगा। फिर दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग से ई कैंसिल हो जाएगा, टी अपॉन टाउ आएगा log 2, तो फिर टी कितना आ जाएगा? टाउ ln 2। टाउ की वैल्यू एल अपॉन आर होती है। एल यहाँ पे 80 है, आर 50 है, और log 2 की वैल्यू दे रखी है आपको 0.693। इतना इतना तो नहीं आएगा आंसर। कुछ ज़्यादा ही आएगा इससे तो। मेरा तो 1.1 1.11 आ रहा है कुछ। मुझे लगता है ये 50/80 से ना निकाला हो। आंसर निकालने में गलती है। ठीक है, चलो यही आएगा फिर। और फिर क्या पूछा है अभी? मैक्सिमम एनर्जी, वो एल आई नोट स्क्वायर होगी, हाफ एल आई नोट स्क्वायर होगी। आई नोट की वैल्यू कितनी होगी? ई अपॉन आर, मतलब 4 एम्पियर। ठीक है, तो कितना आएगा? हाफ एल की वैल्यू 80 है और आई नोट कितना 4, तो 640 आ जाएगा अभी। ठीक है, तो ऐसे आगे वाले कर लेना अभी क्वेश्चन इसके। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो पहले पेज पे सेकंड पेज पे 10 Thank you.
ये लगाना है। सेकंड पेज पे कौन सा क्वेश्चन? अब ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, उन्होंने दो दिन छोड़ दिया था ना शायद ये वाला। कर लेते अब कर सकते हो, ये करके देखो जरा। तो तो अभी कौन सा पूछा है इसमें कि विच बल्ब विल ग्लो इमीडिएटली? तो B1 ग्लो करेगा ना, क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है तो शुरू में करंट 0 होगा इसमें, तो फिर ये एकदम से जल जाएगा और इसको टाइम लगेगा। बट आफ्टर लॉन्ग टाइम ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा होगी? इसमें पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम इस पे तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा और ये सारी अप्लाइड EMF इसके ऊपर आएगी, तो पोटेंशियल B2 पे ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें तो बढ़ता रहेगा पोटेंशियल E सारा का सारा B1 पे नहीं आएगा, कुछ पार्ट R पे भी आएगा। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम ब्राइटनेस ऑफ B2 विल बी मोर। ठीक है, 10वां क्वेश्चन पूछा। कैन ए बार मैग्नेट इन मोशन अप्लाई फोर्स ऑन ए स्टेशनरी चार्ज्ड पार्टिकल? हाँ, लगा सकते हैं। सर ने बोला है आंसर में कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज है, पर हम तो ऐसे नहीं करते कि अगर फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें करंट इंड्यूस होता है। नहीं, हमने किया तो था ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। क्या किया था कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। सर पर वो जो कंडक्टर के फोर्स किया था जिसमें करंट इंड्यूस होता है बाद ये तो एक मतलब पार्टिकल है। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंड्यूस हो ही रहा है ना। जब जब मैग्नेट को मूव करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा या नहीं होगा? तो अब और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। दैट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल अप्लाई फोर्स ऑन दी चार्ज। सर जैसे एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके अक्रॉस जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे होगा सर को? नहीं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं ना आपस में, तो वही होते हैं। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और भी 9th पेज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये वाला ये वही हो गया ना भाई, मतलब फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा। जैसे कॉयल ऐसे घुमा रहे हैं, जैसे कॉयल है मान लो और ऐसे रखी है, फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो कॉयल को अगर ऐसे घुमाओगे तो फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा। जब ऐसे ऐसे घुमाओगे जैसे हमने लास्ट टाइम करे थे क्वेश्चन, तब चेंज होगा ना। तो अगर ऐसे ऐसे घुमाओगे तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। ठीक है, और भी फोर्थ पेज पे कुछ फोर्थ पेज पे कौन सा? ये वाला तो एरोप्लेन जा रहा है अभी किस डायरेक्शन में?
साउथ में है, और उसका जो विंग्स का स्पैन है वो 20 मीटर, यानी विंग्स की जो लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है और डिप एंगल दिया हुआ है। तो आपको बताया था ना भी जब तो वर्टिकल कंपोनेंट फिर आपको निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालोगे? 10 डेल होता है ना V अपॉन एच, तो डेल आपको दिया हुआ है, एच आपको दिया हुआ है, तो V निकल जाएगा वहाँ से। फिर आंसर होता है BVL, तो B की जगह वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, और बताओ छठा। A rectangular loop of side 8 centimeter and 2 centimeter with a small cut is moving out of uniform magnetic field. तो मतलब लूप पूरा नहीं है, थोड़ा छोटा सा कट है उसके अंदर, और अगर वो लूप घूम रहा है किसी वेलोसिटी से इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, जैसे मान लो लूप है ये, जैसे लूप है ये, मान लो कट है इसमें कहीं पे, और ये फील्ड से बाहर निकल रहा है, जैसे मान लो इस लाइन के इधर उधर फील्ड है किसी भी तरफ मान लो, और ऐसे बाहर निकल रहे हैं, तो व्हाट विल बी वोल्टेज, तो कितनी वोल्टेज होगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच? ये इसकी साइड है 8 सेंटीमीटर और ये साइड है 2 सेंटीमीटर, ये पूरी। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ केवल इसी पार्ट में होगी ना अभी, इसमें जीरो होगी, इसमें जीरो होगी, इसी पार्ट में होगी बस। कितनी होगी? BBL, और L की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, और फिर इन दोनों एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इस E के बराबर ही हो जाएगी। अगर आप जैसे मान लो ये पॉइंट P है, ये Q है, अगर P से लेकर Q तक जाओ तो क्या आएगा? VP माइनस E इक्वल टू VQ। तो व्हाट इज VP माइनस VQ? ठीक है, और ये कितना होगा? BV, और लेंथ की वैल्यू होगी 8 सेंटीमीटर। फिर सेकंड केस में क्या है अभी? अगर शॉर्टर साइड के नॉर्मल जा रहा हो तो फिर ये लेंथ 2 सेंटीमीटर ले लोगे और ये 8 सेंटीमीटर, तो फिर यहाँ पे लेंथ की वैल्यू 2 आ जाएगी। और फिर क्या पूछा है? फाइंड हाउ लॉन्ग इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस। इसमें फिर देखो इस केस में जो इसको लूप को पूरी तरह से बाहर निकलने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा लेंथ 2 सेंटीमीटर अपॉन वेलोसिटी, तो उतने टाइम तक ही रहेगी इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, फिर तो जीरो हो जाएगी। ऐसे ही दूसरे केस में यहाँ पे 8 आ जाएगा, समझा कि? और हाँ जी, हो गया। और
8 का सेकंड पार्ट ओमेगा बतानी है तरह से। ओमेगा आपका रेडियन पर सेकंड में आएगा, बट आंसर दिया हुआ रोटेशंस पर सेकंड, एफ निकाल के तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे उसको, ठीक है? नहीं 2 पाई डिवाइड ओमेगा होता है 2 पाई एफ ना, हाँ डिवाइड करेंगे 2 पाई से। हाँ जी, और भी ओके। ये सारा तो हो गया था। अब है भी म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसमें देखो भी क्या है कि तो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? इसमें दो कॉइल्स हैं मान लो हमारे पास, बोथ आर प्लेस्ड नियर बाई, एक दूसरे के पास रखी हुई है कि ताकि एक का फ्लक्स दूसरे में जा सके, ठीक है? तो मान लो अगर हम फर्स्ट कॉइल में कोई करंट आई फ्लो करवाएं, I1, और उसका फ्लक्स सेकंड कॉइल में निकालें, सपोज I2, ठीक है जी? तो I2 क्या है यहाँ पे? करंट, सॉरी I2 है फ्लक्स इन सेकंड कॉइल ड्यू टू करंट इन फर्स्ट कॉइल। तो फिर I2 जो है वो I1 के प्रोपोर्शनल होगा, because more is value of I1, more will be flux. And if you remove this proportionality sign, तो यहाँ पे constant आता है n, and n is known as coefficient of mutual inductance. और n की वैल्यू आ जाएगी phi2 अपॉन अल्फा। और सेकंड केस में क्या किया हमने? इसकी बजाय अगर हम सेकंड कॉइल में करंट फ्लो कराएं I2, उसका फ्लक्स फर्स्ट में निकाल लें phi1, तो अगेन phi1 is proportional to I2, अगेन m आएगा तो m कितना आएगा? phi1 अपॉन I2। तो m दोनों से सेम आना चाहिए आंसर, मतलब आप दोनों में से किसी भी एक कॉइल में करंट फ्लो करा के उसका फ्लक्स दूसरे में निकाल के फिर m हो जाएगा फ्लक्स अपॉन करंट। तो किसी भी एक कॉइल में करंट फ्लो करा के दूसरे में फ्लक्स निकाल दो, दोनों से आंसर m का आपका सेम होना चाहिए, ठीक है? फिर इसका एग्जांपल है भी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड्स। तो जैसे भी ये दो सोलेनॉइड्स हैं, एक ये व्हाइट वाली सोलेनॉइड है, इसमें क्या है, मतलब एक ही कोर के ऊपर हमने दो सोलेनॉइड्स को रैप किया हुआ है। ये व्हाइट वाली है, इसकी लेंथ L1 है, इसका एरिया A1, नंबर ऑफ टर्न्स N1, और जो ग्रीन वाली है वो इसके ऊपर ही बैठी हुई है, ठीक है? इसकी लेंथ L2, नंबर ऑफ टर्न्स N2, और इसका एरिया A2। तो व्हाट इज देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो हमने निकाला। तो कैसे करेंगे? तो व्हाइट वाले को हम फर्स्ट कॉइल मान लेते हैं और ग्रीन वाले को सेकंड कॉइल। तो क्या तरीका है? किसी एक में करंट फ्लो कराओ और उसका फ्लक्स दूसरे में निकालो। तो मान लो हमने व्हाइट वाली में करंट फ्लो कराया I1 और उसका फ्लक्स निकाले हम ग्रीन वाली कॉइल में।
तो फील्ड कितना आएगा I1 की वजह से, व्हाइट वाली कॉइल के अंदर फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई फार्मूला होता है, और स्मॉल n1 की वैल्यू होगी n1 अपॉन। फिर इस करंट की, इस फील्ड की वजह से, V1 की वजह से ग्रीन कॉइल में कितना फ्लक्स आएगा, ग्रीन कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं N2, एक टर्न में फ्लक्स आएगा V1 इंटू एरिया। अब एरिया कौन सा लेंगे V, एरिया देखो इसका तो A2 एरिया है, इसका A1 है, बेशक इसका एरिया ज्यादा है लेकिन एरिया हम A1 ही लेंगे क्योंकि जो V1 मैग्नेटिक फील्ड होगा वो A1 के अंदर ही होगा बस। तो एरिया बड़ा अगर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड तो A1 के अंदर ही है। तो अगर एक टर्न में से फ्लक्स आएगा V1 A1 और इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं N2, तो कितना आ जाएगा V1 A1 N2, और फिर N कितना हो जाएगा 5/2 अपॉन I1, तो ये N की वैल्यू है। काफी टाइम पड़ेगा क्लास जल्दी होगी, हैं? क्लास जल्दी शुरू की क्या? ठीक है, तो ये N की वैल्यू है, नोट कर ली, कब नोट कर ली? अच्छा दूसरे तरीके से करो इसको भी, अगर हम करंट ग्रीन में से फ्लो करा के उसका फ्लक्स वाइट में निकालें तो फिर भी M का आंसर सेम आना चाहिए, वो करके देखो कैसे करो। आगे नहीं सर, नीचे L2 आ रहा है। हाँ यस बट L1 नहीं आना चाहिए। तो देखो एरिया स्मॉलर कॉइल का होता है जो दोनों में छोटा होता है, और लेंथ जो दोनों में लॉन्गर होती है वो आती है, ऐसे आप याद रख सकते हो। मतलब एरिया जो भी दोनों में कम होगा और लेंथ जो भी दोनों में ज्यादा होगा, ठीक है। देखो कैसे किया गया आपने, सर पहले रीडिंग निकाला था म्यू नॉट N2 I2, तो पहले V2 निकाल दिया, म्यू नॉट N2 I2, मान लो करंट I2 फ्लो कर रहा है ग्रीन कॉइल में, तो ये फील्ड आ गया। देन व्हाट इज फ्लक्स इन द वाइट कॉइल, तो अब फ्लक्स अगर वाइट में निकाल रहे हैं तो एरिया फिर वाइट का ही लेंगे, तो कितना फ्लक्स आएगा एक टर्न में V2 इंटू A1 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइट कॉइल इन लेंथ L2, क्योंकि ये जो फील्ड आएगा ग्रीन कॉइल का ये
हम ये मान के चलते हैं ना कि वो बस कॉइल के अंदर ही होते हैं फील्ड, मतलब इसका फील्ड यहाँ 0 होगा इसके बाद, और इसके बाद यहाँ पे भी 0। तो फिर जो जो टर्न से वाइट कॉइल के लेंथ L2 के अंदर पड़ेंगे उन्हीं में फ्लक्स आएगा बस। और कितने टर्न पड़ेंगे वो लेंथ L2 के अंदर, N1 N2। आपने सीधा N1 कर दिया होगा ना यहाँ पे, इस करके बनता है, ठीक है। समझ आ गई? फिर अब m निकालोगे 5/1/I2 से, तो सेम आंसर रहेगा जो ऊपर है। हो गया भाई? इसके बाद ये भी इंटरेक्टिंग कॉइल्स, ये वाला टॉपिक और कर लेते हैं। इसमें क्या देखो, जैसे एक बार समझ लो जरा, मतलब ये दो कॉइल्स हैं, एक ये वाली कॉइल है C1 और ये वाली कॉइल है C2, दोनों सीरीज में है और दोनों को हमने एक ही कोर पे, ये कोर है, एक ही कोर पे हमने इनको वाउंड किया सच दैट कि इसका फ्लक्स इसमें भी जा सकते हैं और इसका फ्लक्स इसमें भी जा सकते हैं, मीन्स दे हैव सम म्यूचुअल इंडक्टेंस। मान लो इस कॉइल की अपनी इंडक्टेंस L1 है और इस कॉइल की अपनी इंडक्टेंस L2 है और दोनों की आपस में म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो व्हाट विल बी ओवरऑल इंडक्टेंस ऑफ दिस सिस्टम, वो हमने निकालना, L की वैल्यू निकालनी। समझ गई बात? तो अगर मान लो इसमें हम कोई करंट I फ्लो करवाएं इसमें और फिर I को चेंज करें, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट सपोज इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 है और इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 है, तो नेट ईएमएफ हो जाएगी E1 + E2, और फिर इन दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल कॉइल लें, उसमें भी सेम करंट फ्लो कराएं और इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर इन दोनों के बराबर है, E1 + E2 के बराबर है, तो फिर इसकी जो इंडक्टेंस होगी वो इसकी बन जाएगी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। ऐसे कर किया था, ठीक है। अब E1 कितना होगा अभी? E1 होगा d∅1/dt। मान लो इसमें करंट, इसमें फ्लक्स ∅1 है, तो इसमें फ्लक्स कितना आएगा टोटल? अपने करंट की वजह से इसमें फ्लक्स आएगा L1I, और इसके करंट की वजह से इसमें फ्लक्स आएगा N×I। बात समझाइए? मतलब इसमें जो फ्लक्स है इस वाली कॉइल में अपने करंट की वजह से भी आएगा और इसके करंट की वजह से भी आएगा, तो कितना आएगा? तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? खुद के करंट की वजह से फ्लक्स L×I होता है, दूसरे की वजह से N×I, ऐसे ही ∅2 आ जाएगा और फिर ये बात समझ गए? वो फिर उसमें आएगा ∅2, मतलब L1 में कितना फ्लक्स आएगा खुद की वजह से तो L1I आएगा,
और उसकी वजह से, क्योंकि देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इस कॉइल का L1 का फील्ड इस तरफ होगा ना, और L2 का फील्ड भी इस तरफ होगा, तो दोनों का फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें भी आ सकती हैं। इसका अपना फील्ड भी इस तरफ है और इसका फील्ड भी इस तरफ है, दोनों का ऐड हो जाएगा ना इस पे। ऐसे इसके अंदर इसका अपना फील्ड इस तरफ है और इसकी वजह से भी फील्ड इस तरफ आएगा, इसमें भी ऐड हो जाएगा। अभी समझ आ गई? फिर अप्लाई E इक्वल टू E1 प्लस E2, वैल्यू पुट कर दो E की, E1 की, E2 की, तो di/dt कट जाएगा सब में से, तो कितना आएगा L1 प्लस L2 प्लस 2L, ठीक है। हाँ जी, आगे समझ लो। अच्छा जी, अगर मान लो जो दूसरी वाली कॉइल है, हमने इसको अगर थोड़ा अलग तरीके से लपेटा होता है इस पे, मतलब इस तरीके से, ऐसे, तब क्या होगा? अब दोनों का फील्ड अपोज करेगा। जैसे अगर हम L1 में देखें, कॉइल C1 में देखें, इसका अपना फील्ड तो इस तरफ होगा, बट उसकी वजह से फील्ड इस उल्टे तरफ आएगा, तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस M, क्या आ जाएगा माइनस M, और यहाँ पे भी माइनस M, तो फिर यहाँ -2M क्या आंसर आएगा फिर माइनस, ठीक है। चलो ठीक है, इतना ही करते हैं आज।